नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो में हम देखेंगे आज अजातशत्रु के बारे में। हमने अपने पुराने वीडियो में जिस तरह से हर्यंक वंश की स्थापना की चर्चा की थी कि किस तरीके से बिंबिसार आता है मगध के राजा के रूप में और मगध के राजा के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है, जिसने अपने सबसे ज़्यादा नीति जो अपनाई वो है विवाह नीति, जिसमें उसके लगभग 500 महारानियाँ होती हैं। फिर इसके बाद जो दूर अपने क्षेत्र से जो दूर देश हुआ करते थे, जैसे गांधार, पंजाब वगैरह का हिस्सा होता था, वहाँ पर मित्रता की नीति अपनाई थी। और इसके अलावा कुछ जो क्षेत्र थे, मतलब जहाँ पर जो न मित्रता चली न विवाह चला, वहाँ पर युद्ध करके भी बिंबिसार ने अपनी नीतियों को अपनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका पुत्र जो बिंबिसार को ही मतलब बंदी बनाया, फिर उसको यातनाएं दिया, मारा, और फिर मारने के बाद जिस तरीके से उसके आस पड़ोस के राज्य जो उसके दुश्मन हो गए, तो किस तरीके से युद्ध कर करके उन सभी लोगों को वो दमन करता गया और एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया मगध का। और अपनी सीमाएं दक्षिण में विंध्याचल तक, पश्चिम में लगभग पंजाब तक, और ये पूर्व की दिशा में अपना ये कलिंग और ये अंग तक जो है फैलाता चला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में तो हम सब जानते हैं गंगा नदी थी, गंगा के बाद पहाड़ था, हिमालय पर्वत। चलिए आज शुरू करते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, इसका जीवन काल था लगभग 492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक। ठीक, तो इसका हम शासनकाल देखेंगे। ये अपने शासनकाल लगभग 32 वर्ष तक चलाया करता है। देखिए, पिछले वीडियो में जब हमने चर्चा की थी कि जब बिंबिसार को अजातशत्रु यातनाएं देता है और मार देता है, तो कौशल की जो महारानी थी महाकौशला बिंबिसार की मृत्यु की खबर सुन करके वो भी जो है मतलब दुखी होती है और मर जाती है। तो उसके बाद जब वो महाकौशला ख़त्म होती है, तो महाकौशला के मरने के कारण जो वहाँ पर कलिंग के कौशल के जो राजा होते हैं प्रसेनजीत जो क्रोधित होते हैं और अजातशत्रु को युद्ध के लिए आह्वान करते हैं। तो अजातशत्रु को जब युद्ध के लिए आह्वान करते हैं प्रसेनजीत, तो आह्वान करने के बाद जो है अजातशत्रु तो हो गया, अब वो चाहता ही था कि भाई हर कोई आए हमसे युद्ध करे, और बिना कारण हम युद्ध करने का मौका नहीं पा सकते, अदरवाइज उसकी बेइज्जती होती। तो अजातशत्रु से प्रसेनजीत लड़ने आते हैं और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। और प्रसेनजीत अजातशत्रु को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये तो पुत्र है, ये क्या करेगा। और अजातशत्रु तो ऊपर से चालाक तो था ही, जो आदमी अपने पिता को निपटा दिया, बाकी क्या चीज़ है। तो उसमें प्रसेनजीत पहले युद्ध में अजातशत्रु से हार जाता है, और हारने के बाद प्रसेनजीत भाग जाता है श्रावस्ती की ओर। वहाँ पर कुछ दिन रुकता है और अपने साम्राज्य को दोबारा एकत्रित करता है और अजातशत्रु के खिलाफ एक अच्छी युद्ध नीति चलाता है, और किस तरीके से उसको हराना है पूरे अपने सब लोगों को बता करके दोबारा एक हमला करता है। और दूसरे हमले पे वो इस बार अजातशत्रु को पराजित करने में कामयाब हो जाता है। और जब अजातशत्रु को पराजित करता है, तो चूँकि प्रसेनजीत एक राजा था और वो सब समझता था युद्ध नीति, तो उसको दो चीज़ों को जो है मतलब समझ में आया अजातशत्रु हराने के बाद। पहला तो ये कि अजातशत्रु भले हार गया हो, लेकिन अजातशत्रु एक योग्य शासक है, जो कि मतलब युद्ध नीति ही सही पर अपने दुश्मन को हराना और उसके साम्राज्य में अटैक करके अपने साम्राज्य में मिला लेना जानता था। तो पहला तो ये कि भाई अजातशत्रु से एक मित्रता कर लो, अदरवाइज वो आज तो हारा पर कल फिर से वो भी अटैक कर देगा जैसे मैंने किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अजातशत्रु जिस तरीके से कौशल अपना दिखाया है पूरे युद्ध में, तो अजातशत्रु जाहिर से बात है बिंबिसार से ज़्यादा योग्य शासक होता है मगध साम्राज्य के लिए। तो इन दोनों जो मतलब कारणों से प्रसेनजीत प्रभावित होकर के अपनी जो पुत्री रहती है, जिसका नाम रहता है अजातशत्रु को वजीरा, जो उसकी पुत्री रहती है जिसका नाम रहता है वजीरा, उस वजीरा से विवाह करा देता है अजातशत्रु की। और इसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र होता है जो आज बनारस के पास ही स्थित है, काशी, तो काशी को दहेज में दे देता है अजातशत्रु को। मतलब अजातशत्रु से अपनी बेटी के विवाह कराता वजीरा से, और विवाह कराने के बाद काशी शहर को अजातशत्रु को दान में दे देता है। अब जाहिर से बात है भाई, काशी को दान में दे दिया तो इसके बाद तो अजातशत्रु की नज़र तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ी गई है। ठीक, तो अभी इसको थोड़ा यहीं पॉज करते हैं, बात करते हैं वज्जी संघ की लड़ाई की। तो हम लोग अजातशत्रु के जो है मतलब सबसे मतलब बड़ी माता कह जाए, या फिर जो मतलब वैशाली की जो राजकुमारी रहती है मिथिला, तो मिथिला के दो पुत्री रहती हैं, हल और बेहल। तो वो अजातशत्रु को पहले तो अपना बहुत अच्छा भाईचारा सब रहता है, भाई बहन मानते रहते हैं। तो जब सब कुछ नॉर्मल रहता है, उस समय अजातशत्रु को एक रत्न जड़ित हार
और कुछ हाथी को दान में देती हैं, हल और बेहल दोनों मिल करके। परंतु जब वो देखती हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी है, तो इससे क्रोधित होकर के हल और बेहल ने अजातशत्रु के पास अपने मतलब साम्राज्य से, मतलब उस समय वो लिच्छवी में रहती हैं, भाई दुखी हो गई हैं हल बेहल, तो अजातशत्रु को वो एक फरमान भेजती हैं कि हमने जो आपको मतलब हाथी और रत्न जड़ित हार को जो गिफ्ट में दिया था वो आप हमको वापस कर दीजिए, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं, आपने पिताश्री का वध कर दिया है। तो अजातशत्रु वो अपने बहनों को जो दुख नहीं देखता है, बल्कि अजातशत्रु इसको अपने एक अहम से जोड़ लेता है और अजातशत्रु युद्ध का बिगुल फिर से फूंक देता है। और ये युद्ध होता है इस बार वज्जी संघ के खिलाफ। चूँकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि लिच्छवी और विदेह और 2-3 क्षेत्र आपस में मिल करके एक संघ बनाते हैं जिसका नाम रहता है वज्जी संघ। तो ये हार और रत्न जड़ित मतलब जो रत्न जड़ित हार और हाथी के कारण ये वज्जी संघ का अजातशत्रु से युद्ध का सामना होता है। और अजातशत्रु एक उसका जो मित्र रहता है, चाहे जो भी उसका बंधु बोलिए, जिसका नाम रहता है वत्सकार। इस वत्सकार को भेजता है लिच्छवी, और जो इसका एक टारगेट देता है कि जो लिच्छवी की जो एकजुटता है, चूँकि लिच्छवी जो धनी था, संपन्न था और ज़्यादा धन होने के कारण उनके पास अस्त्र शस्त्र भी बहुत ज़बरदस्त थे। अजातशत्रु इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और अजातशत्रु वत्सकार को लिच्छवी भेज करके जो लिच्छवी के जो संघ में जो राजा लोग रहते सब में आपस में फूट डलवाता है। और फूट डालने के बाद लिच्छवी जब कमज़ोर पड़ जाता है तब अजातशत्रु लिच्छवी पे कर देता है अटैक, और लिच्छवी पे अटैक करने के बाद उसको परास्त करता है लिच्छवी को, और लिच्छवी को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है, जिसके बाद मगध और भी बड़ा क्षेत्र बन जाता है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली वज्जी की लड़ाई की, वज्जी संघ के युद्ध की, कौशल संघर्ष की। अब यहाँ पर हमने जब बात की थी काशी की, तो भाई जाहिर सी बात है अब काशी को मिल गया। अब यहाँ पर जो मान लीजिए मगध है, यहाँ पर आ गया काशी, तो इतने का जो बीच में बड़ा मतलब बचा हुआ क्षेत्र रहता है, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है वो आक्रमण करेगा ही। ये मल्ल नाम का क्षेत्र हुआ करता था, तो जो ये बीच में जो क्षेत्र बचा, तब अजातशत्रु सोचा कि भाई अब यहाँ पर भी अटैक कर दिया जाए। ये है मगध, ये है काशी, ये है मल्ल। तो यहाँ मल्ल में भी अटैक करता है और मल्ल को भी हरा करके, मल्ल शासकों को हरा करके, चूँकि ये थोड़ा आदिवासी टाइप से और ये मतलब इतने संपन्न नहीं हुआ करते हैं, तो यहाँ पर मल्ल में भी मतलब अटैक करके यहाँ के शासकों को हरा करके और पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है। अब ये मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। और ये अच्छा, आपको एक चीज़ जो है कभी जान करके मतलब सोचना चाहिए कि मतलब ज़रूरी नहीं कि भाई सिर्फ हथियार के दम पे ही हम जो है मतलब सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली हो जाएं, क्योंकि आज के डेट में बिना खाना पीना के कुछ भी नहीं है। ये कोरोना के दौरान में भी हमें समझ में आ गया भाई बड़ा बड़ा हथियार किसी काम का नहीं होता है अगर आपके पास खाना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हम भूगोल में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि ये जो हिमालय पर्वत हुआ करता है वर्तमान जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र में जो है ये मगध साम्राज्य होता है। हिमालय पर्वत के डाउन में आइए, यहाँ बीच में जो है नर्मदा आती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके, और नर्मदा के दक्षिण हिस्से में मेनली यहाँ पर पूरा राजगृह या फिर राजगृह बोलिए, जो राजधानी रहती है मगध की, और मगध यहाँ पर जो है फैला रहता है। और यहाँ पर चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो एक बड़ी नदी के जो मतलब बगल वाला द्वाब वाला जो क्षेत्र हो जाता है, द्वाब क्षेत्र में कितनी अच्छी कृषि होती है। और उसके अलावा जो हम लोग दक्षिण की तरफ देखें, ये झारखंड की तरफ, कि कितने सारे जो आज के डेट में हथियार, यूरेनियम, क्या क्या नहीं मिलता है। हर क्षेत्र, आज के बिहार अगर पिछड़ा है ना, तो इसका सबसे बड़ा कारण झारखंड है। हम गलती तो नहीं बताते कि भाई सरकार की ये गलती हुई, पर एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि सरकार का जो है मतलब पूरा मतलब हर चीज़ का डेटा डिटेल में पढ़ करके जो है ये पूरा एक विभाजन नहीं की थी उस समय, क्योंकि आप जो है खनिज संपन्न क्षेत्र जो झारखंड है उसको तो आप अलग कर लिए केवल अपनी संपन्नता बनाने के लिए, पर जो एक बिहार है जो डाउनवर्ड जो जाता है, सिर्फ जो है द्वाब के बगल में जो क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र को ना आपने जो है उसके बारे में सोचा कि कैसे उसकी रिकवरी होगी, और ना ही उसको जो है मतलब एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया था। क्योंकि जो मतलब जो स्पेशल राज्य का जो दर्जा होता है उसके जो 4-5 कंडीशन होती है। तो ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो इनमें से जैसे कि पहला कंडीशन वो स्ट्रेटजिक बॉर्डर के एरिया हो जाए, जैसे कि जो मतलब नेपाल बॉर्डर हो जाता है बिहार का, लेकिन नेपाल इतना स्ट्रेटजिक बॉर्डर नहीं है। स्ट्रेटजिक बॉर्डर कौन से होते हैं,
पाकिस्तान और चाइना वाले एरिया। नेपाल तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो इसलिए वो स्ट्रेटजिक बॉर्डर नहीं होता है। दूसरा, लो पॉपुलेशन वाला हो सकता है या फिर ट्राइबल स्टेट हो जाए, तो वो भी बिहार के साथ वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाती है। तीसरा हो जाता है कि एक हिली एरिया हो जाए, या तो फिर जो एकदम वो पहाड़ वाला क्षेत्र, तो बिहार तो ऐसा हिली एरिया तो है नहीं। चौथा, मान लीजिए कि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस आ जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो बिहार में तो भाई दोनों चीज़ है। जो गंगा के उत्तर वाला एरिया है वो वहाँ पर जो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, लेकिन दक्षिण वाला एरिया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। इस कारण से बिहार जो है मतलब मात खा रहा है, अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इसको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है। और जो है मतलब चौथे के बाद जो है पांचवा की अगर बात किया जाए, तो मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो मतलब प्राकृतिक तौर पे या फिर मतलब किसी भी तरीके का आपको जो है ये संसाधन या फिर फाइनेंस जो है आपको स्ट्रॉन्ग करने का कोई अवसर नहीं होता है, तो ये आपका पांचवा कंडीशन हो जाता है। तो इन 5 कंडीशंस को मतलब कोई फिलफिल नहीं करता, क्योंकि आपका जो है एक स्रोत है कृषि के तौर पे आप अपने क्षेत्र को अपना मजबूत कर सकते हैं, और वहाँ पर एग्रीकल्चर के दम पे जो है आप अपना फाइनेंस अच्छा कर सकते हैं। तो ये 5 कंडीशन होती हैं जिसमें बिहार जो है कहीं ना कहीं मात खा जा रहा है। इस कारण से जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता। खैर चलिए, ये सब तो लगा रहेगा चुनाव के काम में। फिलहाल तो हम बात करते हैं ये मल्ल संघ की। जैसे जो हम मल्ल की बात कर रहे थे, मल्ल, एक और चीज़ बता दें, उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का जो है मतलब विधायक है गोरखपुर से। तो ये जो मल्ल राज्य हुआ करता था, तो मल्ल की राजधानी वैसे 2-3 हुआ करती थी, पर स्पेशली इसकी सबसे प्रमुख राजधानी होती थी गोरखपुर, जो कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो मगध में वो है ही उसका, ये किसका, अजातशत्रु का। इसके अलावा जो है काशी उसको दहेज में मिल गया, बचा मल्ल, तो मल्ल में कर देता है वो अटैक, और अटैक करने के बाद मल्ल क्षेत्र को अपने एरिया में, अपने मगध में मिलाता है, जिसके बाद मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनता है। अब इसका एक वो बॉर्डर हो जाता है सामने अवंती राज्य से। अब चूंकि अवंती इसके पिताजी के ज़माने में जो इसका एक मित्र राज्य हुआ करता था, पर जो और अवंती को अभी भी जो भरोसे में लिया था कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिन चुपके से वो अटैक करता है अवंती में, और अवंती अपने बचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, और अवंती हार जाता है। और अवंती को भी फिर जब मगध में साम्राज्य में मिलाता है अजातशत्रु, अब अजातशत्रु को जो दक्षिणी बॉर्डर हो जाता है वो विंध्याचल पर्वत हो जाती है, विंध्याचल श्रेणी। यहाँ पर तो पूर्वी साइड तो पूरा जंगल ही रहता है, उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत और गंगा नदी, बचा पश्चिमी क्षेत्र में ये पंजाब वाला एरिया हो जाता है, इसके बॉर्डर्स हो जाते हैं। तो अब एक मगध साम्राज्य एक बहुत ही बड़े जो है मतलब अखंड भारत की ओर बढ़ता हुआ यहाँ से नज़र आता है, जब वहाँ दक्षिण में विंध्य पर्वत तक पहुँच जाता है। ये प्राचीन काल में एक तरीके से जो है आपको ये कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य यहाँ पर एक अखंड भारत की ओर बढ़ चुका था। इसके बाद जब अवंती जो अब ये वो अवंती को तो अपने कब्जे में कर लिया, और जो है कौशल और वज्जी से भी जो इसका जो है सब काम ख़त्म हो गया। अब बात आती है भाई अपने जो है मतलब नाराज़ लोगों को मनाने की। देखिए, हम तो हमेशा बताते हैं कि भाई आप धर्म को तर्क के आधार पर समझ नहीं सकते, और यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। अजातशत्रु युद्ध नीति हर एक नीति से अपना करके पूरी दुनिया को तो जीत सकता था, लेकिन बौद्ध धर्म को आप जो है लड़ाई के दम पे या फिर अपने तलवार के नोक पे आप जो है दबा नहीं सकते थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई भी धर्म हो तो हरा नहीं सकते थे। तो अजातशत्रु क्या करता था, अजातशत्रु सबसे पहले तो जैन धर्म को जो है समर्थन देता था, ठीक है, लेकिन जब जो है यहाँ पर अपने पिता को मारने के बाद बौद्ध धर्म से जब उसकी दुश्मनी होने लगी, और बौद्ध धर्म उसको पितृहंता कहते थे, पर जैन धर्म को जब उसका जो है मतलब मित्रता चलती थी, इस कारण से जैन धर्म को पितृभक्त बोलते थे। जैन धर्म के अनुसार अजातशत्रु पितृभक्त है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार अजातशत्रु पितृहंता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। मेरा बताया हुआ हर चीज़ याद रखिए, जो लिखा है ये इतना ही मैटर नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म पितृहंता वंश होता है। तो अब इसका समय आ जाता है कि भाई बुद्ध को भी मनाना है, तो क्या करता है कि बुद्ध और जैन दोनों के प्रति अपनी सहिष्णुता दिखाना शुरू करता है। और एक भरहुत स्तूप है, आपको बताना है ये भरहुत स्तूप कहाँ पर है, और ये भरहुत स्तूप के अनुसार अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करते हुए दिखते हैं। भरहुत स्तूप में जब आज आप जा कर के देखेंगे तो भरहुत स्तूप में एक आकृति बनी है जिसको बताया जाता है ये अजातशत्रु है, और अजातशत्रु भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। इस तरह की आकृति बनी है, जिससे ये पता चलता है अजातशत्रु बाद में बुद्ध धर्म के ज़्यादा करीबी हो जाता है।
तो अब हम देखते हैं कि इसके शासनकाल में बुद्ध धर्म का किस टाइप से जो आप आगे पूरा चलता है व्यवहार। तो अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में जब जो ये राज करना शुरू कर देता है 492 ईस्वी पूर्व से, 8वें वर्ष कब हो जाता है 484, ठीक 484 ईस्वी पूर्व में, या फिर जो है 483 ईस्वी पूर्व आ जाएगा, 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। अर्थात बुद्ध महात्मा बुद्ध जो है मृत्यु उनकी हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके अवशेष होते हैं उनके अवशेष को लेकर के अजातशत्रु, अवशेष का एक हिस्से को लेकर के अजातशत्रु राजगृह पहुंचता है, और राजगृह या राजगृह में पहुंचने के बाद एक स्तूप का निर्माण करवाता है, और उस स्तूप में बुद्ध के उन अवशेषों को रखता है, जो अवशेष आपको आज भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे राजगृह वाले एरिया पे, मतलब पटना पे आपको, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक स्तूप के निर्माण का अवशेष रख देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्तूप हैं, जैसे कि श्रीलंका के कैंडी नाम का वो शहर है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 दांत मिलते हैं। तो यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवा इस अवशेष रखने के बाद 483 ईस्वी पूर्व में ही राजगृह के एक क्षेत्र है सप्तपाणि गुफा, तो राजगृह के सप्तपाणि गुफा में अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति करवाते हैं। बौद्ध संगीति का अर्थात बौद्ध के धर्म के मतलब जितने भी खासियत थी, बौद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए, बौद्ध धर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे आप किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर हुआ करती है। तो अगर क्वेश्चन आता है बौद्ध संगीति पहली कहाँ हुई, वो हुई थी सप्तपाणि गुफा में हुई थी, ठीक है। और बाकी जितना ज़्यादा अभी हो सके जो अजातशत्रु से लिंक्ड या अन्य राजाओं से, वो हम बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा बौद्ध से रिलेटेड या जैन से रिलेटेड एक धार्मिक रूप का जो है लेक्चर अलग से होगा। तो फिलहाल सप्तपाणि में पहली बौद्ध संगीति होती है। इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, वो क्या होती है, जो बौद्ध धर्म से जो भिक्षु होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या चीज़, ये एक भाग होता है सुक्त पिटक और एक होता है विनय पिटक, ये दोनों किताबें हैं, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म थे वो ये दोनों किताब के अनुसार अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सुक्त पिटक में मतलब बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है कि वो कैसे थे क्या थे, जबकि विनय पिटक में बात होती है बुद्ध के अनुयायियों को किस टाइप से आपको जो बौद्ध धर्म अपनाना है, क्या क्या आगे बढ़ने, किस टाइप का अपने जीवन को आपको सरल करना है। और एक तीसरा जो है मतलब जब बौद्ध संगीति होगी तो उसमें जो है बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक और पुस्तक आती है जिसका नाम होता है अभिधम्म पिटक। और याद रखिएगा इन तीनों पिटकों का संकलन ही कहलाता है त्रिपिटक। ये चीज़ आपको क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के मतलब एक जातक कथाएं लिखी हैं कि महात्मा बुद्ध कितने अंतर्यामी थे और उनसे रिलेटेड किस तरीके से चीज़ें समाज में आगे बढ़ते गई थे और लोग अपना जीवन को धन्य करते गए थे। खैर, तो ये होता है बुद्ध से रिलेटेड जितने भी ज्ञान था हमने बता दिया अजातशत्रु का। एक होता है सिंघल अनुश्रुति। तो सिंघल अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु जब शासन के 32वें वर्ष में पहुंचे थे, अर्थात 460 ईस्वी पूर्व कह लीजिए आप उसको, उस समय उनका पुत्र उदयन जो होता है वो अपने राजा से संघर्ष करता है, मतलब विद्रोह करता है। और विद्रोह करने के बाद अजातशत्रु को ठीक उसी प्रकार जो बंदी बनाता है जैसे अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाते हैं, उसी तरह से उदयन भी बंदी बनाता है और उनको अपदस्थ करता है और मार देता है और खुद भी गद्दी में बैठ जाता है। अब देखिए यहाँ पर उदयन ने अजातशत्रु को मारा, अजातशत्रु को बिंबिसार को मार दिया। तो इस टाइप से क्रोनोलॉजी जो चलती है, तो इस क्रोनोलॉजी के कारण जो है इस पूरे वंश को अर्थात हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और ये उदयन आगे चल के इस वंश का आखिरी राजा बनता है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, और अजातशत्रु का 460 ईस्वी पूर्व में समयकाल खत्म होता है। तो अभी भी इस वीडियो में जितना भी मैंने ये पहले लिखा है और जो समझाया है, आप पॉइंट वाइज बना करके चलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये रटी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप जो यहाँ पर सुनेंगे वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद आने वाली है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी के माध्यम से आपको चीज़ों को समझा सकूँ, तो इसलिए प्लीज़ इसको याद कीजिए। जो भी मैंने स्टोरी बताई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये कोई ऐसा काल्पनिक नहीं है। अलग अलग किताबों से पढ़ने के बाद ही ये जो चीज़ मैं सारांश पे मैं पहुंचता हूं, तो वो चीज़ आपको बताया है कि किस किस टाइप से क्या क्या हो सकता है। इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ गलत है। तो आप ये चीज़ को समझिए और मेरा भरोसा करिए, और इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखिए और
अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने बीपीएससी की तैयारी अच्छे से लगा के रखिए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए। और इसके अलावा एक काम आपको और भी करना होगा, जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी बीपीएससी का या फिर बिहार दरोगा, पुलिस वुलिस का जो भी फॉर्म भर रहे हैं, उन सबको बोलिए कि आप ये स्पीडी सक्सेस चैनल को देखिए और उन सब के पास ये चैनल को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप भी कुछ बना होगा, वहाँ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को, और लोगों से बोलिए कि हमारे चैनल के द्वारा आप वो लोग जुड़ते रहें, ताकि हम इस तरीके के और ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपकी पढ़ाई थोड़ा आसान कर सकें। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, हैव ए नाइस डे।